इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ अब भी जारी है। इलाके में कई और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कहा जा रहा है कि 2 और आतंकी हो सकते हैं। इस सब के बीच चल रही है मुठभेड़, लेकिन सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, 2 आतंकी ढेर, उनके बारे में क्या जानकारी, किस संगठन से जुड़े और फिलहाल क्या अपडेट? देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, ये शोपियां में जो एनकाउंटर रात के दौरान शुरू हुआ, कॉर्ड सर्च ऑपरेशन कल शाम को शुरू किया गया था। उसके बाद जो है मतलब पुलिस का कहना है कि मिलिटेंटों को कहा गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन उन्होंने माना नहीं। लेकिन उसके बाद जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, पुलिस ने पुष्टि कर दी कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। अभी ऑपरेशन में टाइम लग सकता है। जिस तरीके से खबर आई थी कि 2 से 4 मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं, तो अगर वहां पे 4 मिलिटेंटों की संख्या थी तो अभी ये कहा जा सकता है कि 2 मिलिटेंट अभी वहां पर हैं, जिनके साथ मुठभेड़ जारी है। फिलहाल 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि की है, लेकिन अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे नहीं की गई है। आइडेंटिफिकेशन उनकी होगी तो उसके बाद ही बाकी डिटेल सामने आ जाएंगी। गायत्री, ठीक है रिफत, अपडेट के लिए लौटते रहेंगे आपके पास। उधर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। इससे निपटने के लिए रविवार को दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। सबसे पहले उनसे मिलने शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत पहुंचे। पवार और संजय राउत की बैठक के बाद सुप्रिया सुले और संजय राउत काफी देर तक उनके घर के बाहर मौजूद रहे और चर्चा करते रहे। उनके पीछे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे। पवार के घर हुई बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जयंत पाटिल जैसे तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। 3.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद जयंत पाटिल ने साफ कर दिया कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। देखो, महाराष्ट्र के सरकार ने ये निश्चित किया है कि इसमें ये पूरा अच्छा तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व है, अगर बड़े कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो वहाँ तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश होगी। और 2 मिनट पहले मेरे को और उनके इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आया तो हमारे ये प्रयास रहेगा कि उसमें से जो मेन कल्प्रिट है उसको ढूंढ निकालेंगे। अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है। अंतिम सवाल, इस्तीफा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। नहीं, वो मुख्यमंत्री का वो अधिकारी है। और ये थे हमारे साथ जयंत पाटिल। इनका कहना है कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन शरद पवार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा कि नहीं। हालांकि जयंत पाटिल ने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम पर चल रही सियासी खींचतान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए परमबीर सिंह पर बड़े आरोप लगाए और ये दावा किया कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखने से पहले दिल्ली का दौरा किया और इसी दौरे के बाद उन्होंने गृहमंत्री पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की और ना ही गृहमंत्री ने की, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमबीर सिंह ने बहाल किया था। शरद पवार ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने से नाराज होकर परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए। जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए, शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की तैकीज़ होती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर की चिट्ठी पर पवार के जवाब पर पलटवार किया। फडणवीस ने एनसीपी नेता शरद पवार पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाई, इसलिए उसका बचाव कर रहे हैं और सच को छुपा रहे हैं। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। लेटर बम से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा है, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत को सब कुछ बेहद स्मूथ लग रहा है। उनके मुताबिक पहले भी ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई हंगामा नहीं है, आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है।
ऐसी चिट्ठियाँ लिखते हैं राजनीति में। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी, इसलिए सरकार नहीं चलती। सरकार का अपना एक रूल रेगुलेशन है, सरकार के पास बहुमत है, इसलिए तो हम सरकार चलाते हैं। और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन में है। तो सरकार को सरकार का काम करने दो। चिट्ठी बम को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर जारी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख जूलियो रिबेरो से मामले की जांच कराने का सुझाव दिया था, लेकिन रिबेरो ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए जांच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। I am not taking up any investigation. I have no intention of taking up any investigation, and I am not going to involve myself in it. I will, and thank him for thinking of me, but I am not available. महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों पर सत्ता पक्ष को जवाब देते नहीं बन रहा। हालांकि खुद अनिल देशमुख अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद करार दे चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सुबुगाहट साफ बता रही है कि अनिल देशमुख पर कुछ बड़ा फैसला आज या फिर आने वाले कल में लिया जा सकता है, क्योंकि सवाल है 100 करोड़ की उगाही का। आरोपों से घिरे अनिल देशमुख। गृह मंत्री पर फैसले का काउंटडाउन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की एक चिट्ठी ने तूफान खड़ा कर दिया है। 100 करोड़ की उगाही वाली चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए गए हैं और अब इन आरोपों की आंच बुझाने की कोशिश की गई है एनसीपी के मुखिया शरद पवार की ओर से। मीडिया से मुखातिब होते हुए शरद पवार ने परमबीर सिंह को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दावा किया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो सीएम ने की, ना ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमबीर सिंह ने बहाल किया था। He was police sub-inspector. He was suspended about 16 years back, and recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself. परमबीर सिंह पर शरद पवार ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि चिट्ठी लिखने से पहले परमबीर सिंह ने दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली दौरे के बाद परमबीर सिंह ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने पर ऐसे आरोप लगाए गए। परमबीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमबीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मालूम नहीं, मेरे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी, उनका वो अधिकार है, मैं ना नहीं कह सकता। और इसके बाद बार वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई कि जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए, शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी, और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की तैकीज़ होती है। सर, कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख पे? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल, हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने के आरोप को लेकर घिरी गठबंधन सरकार अब परमबीर सिंह पर आरोप लगा रही है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार तो यहां तक कह रहे हैं कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाए। With my suggestion to the chief minister, he should offer Julius Ribeiro
Jerry Rivero, former police chief of Maharashtra, Bombay, and also contributed lot for Indian police. Mr. Rivero's reputation is very, very high. And if he accepts this responsibility, हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए ऐसी किसी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। I am not taking up any investigation. I have no intention of taking up any investigation, and I am not going to involve myself in it. I will and thank him for thinking of me, but I am not available. लेकिन जब से चिट्ठी सामने आई है, बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के जवाब पर पलटवार किया। सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करे, तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे? और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या ऐसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? महाराष्ट्र की सियासत में चिट्ठी बम का ऐसा धमाका हुआ कि इस धमाके की गूंज सियासी गलियारों में दूर दूर तक सुनाई दे रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया है। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट मोर डर्टी वर्क हैव बीन sought to be done through the ugly face of सचिन वाजे, ये भी हम जानना चाहेंगे। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद उठा ये तूफान सड़कों तक पहुंच गया। बीजेपी ने तमाम शहरों में सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई, नागपुर और पुणे की सड़कों पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऐसे संगीन आरोपों के बाद अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। मैंने कल ही डिमांड की है, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। तो उधर परमबीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई पेश की। जिस चैटिंग का उन्होंने चिट्ठी में जिक्र किया है वो प्लान्ड की गई चैटिंग है, और जिन अधिकारियों को बुलाने की बात कही गई है उसका मतलब साफ है कि गृह विभाग का मुखिया होने की वजह से गृह मंत्री किसी को भी बुला सकता है। होटल, बार या पब से पैसा लाया जाए, ये बातें पूरी तरह मनगढ़ंत है और तथ्यों के उलट है। अगर परमबीर कह रहे हैं डीसीपी और एसीपी से कोई मुलाकात हुई है तो उन्हें एंटी करप्शन को इसकी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इस मामले में कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुखर होकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हैं। उन्होंने न सिर्फ सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए बल्कि सचिन वाजे की नियुक्ति और उन्हें सौंपे जाने वाले महत्वपूर्ण केसों के बारे में भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। हमारा तो कहना है, वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर्ड कीजिए। दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो इस वक्त सुर्खियों में आए हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह आरोप लगाए थे कि सचिन वाजे को कई बार गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर बुलाया था। इस दौरान सचिन वाजे पर कई बार 100 करोड़ रुपए की वसूली का दबाव बनाया गया। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एक के बाद एक गृह मंत्री पर कई आरोप लगाए थे। राष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का जाना तय है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना चाहती है कि नए घटनाक्रम के बाद अनिल देशमुख जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे, लेकिन इस्तीफे से पहले एनसीपी नेताओं की बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि महाराष्ट्र का अगला गृह मंत्री कौन होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में
गृह मंत्री का पद एनसीपी कोटे से है। इस दौरान भले ही गृह मंत्री ने परमबीर सिंह के दावों को नकार दिया हो, लेकिन परमबीर सिंह का भी साफ कहना है कि उनकी चिट्ठी पूरी तरह से सही है। यही वजह है कि विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। आम जनता जब कोरोना के समय पर जिंदगी और मौत से लड़ने की भूमिका में थी, तब आप वसूली का काम डिस्को, पब, बार से कर रहे थे। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि और कौन से मामलों में ठाकरे सरकार के मंत्री पुलिस के द्वारा अपनी खंडनी और पैसा वसूल करने का काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में सत्ता का ये नया संघर्ष अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से कभी भी कोई भी चौंकाने वाली खबर सामने आ सकती है। फिलहाल इंतजार सरकार के अगले कदम का है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां बर्फ के नीचे दबे एक ट्रक ड्राइवर की जान बचा ली गई। बताया गया कि जिस वक्त वो सड़क से गुजर रहा था, तभी वहां अचानक बर्फीला तूफान आ गया और बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान उसके ट्रक के सामने आ गिरी, जिससे टक्कर होने के बाद वो नीचे गिर गया और बर्फ की चट्टान में फंस गया। बर्फ में दबे आदमी को बचाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने फटाफट रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। टीम का एक जवान बर्फ की चट्टान को लोहे की रॉड से तोड़ने लगा। अच्छा, इसकी टांग निकालने की कोशिश कर, टांग निकालने की कोशिश कर इसकी। इस दौरान उस आदमी को चोट ना लगे, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया। उसे ठंड से बचाने के लिए वहाँ आग का भी इंतजाम किया गया। बाबू, इसके ऊपर नहीं गिरना, बर्फ ऊपर नहीं गिरना इसके, क्योंकि इसकी टांग पहले बहुत ठंडी हो गई। ये आराम से बिल्कुल। बर्फ के नीचे फंसा ट्रक ड्राइवर काफी घबरा गया और वो बार बार जवानों से खुद को बचाने के लिए कहने लगा, निकालो सर, निकलूंगा। हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। काफी देर की मेहनत के बाद उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 99 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 3,375 नए मरीज मिले और 10 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भारी बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ की वजह से वहां के कई परिवार बेघर हो गए, क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद पूरे इलाके में पानी भर गया। ऐसी कोई भी जगह नजर नहीं आई जहां पानी ने अपना डेरा ना जमाया हो। जहां तक नजर गई वहां पानी और बर्बादी का मंजर ही दिखाई दिया। लोगों के घर बार, सामान, गाड़ियां सब सैलाब में समा गए। हालात ये हो गए कि सड़क और नदी के बीच का फर्क ही मिट गया। रास्तों पर सैलाब का पानी नदियों की तरह बहने लगा। सड़कों पर पानी भर जाने से कई लोग रास्तों में ही फंस गए और मदद का इंतजार करने लगे। एक तस्वीर में तो एक गाड़ी पानी में तैरती नजर आई। सैलाब की सितम ने लोगों को उनके घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। The latest weather forecast we have suggests that the rainfall will continue into Thursday. बारिश की वजह से हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां के कई बांध पानी के खतरे के निशान के पार पहुंच गए, जिससे वहां के कई इलाकों में तबाही का खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ गया। यही नहीं, वहां की कई नदियों ने भी रौद्र रूप ले लिया। कुदरत के इस प्रकोप के बीच राहत बचाव की टीमें पूरी तरह मुस्तैद नजर आईं। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद गहलोत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही राज्य के शहरी इलाकों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद करने का भी फैसला हुआ है। इतना ही नहीं, 25 मार्च से दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे के भीतर ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी और जो लोग नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाएंगे उन्हें 15 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इजहार गढ़वी नाम के भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उसके कई अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आरोप यह है कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां के एक स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना समेत कई अवैध मकान बना लिए, जिन्हें प्रशासन की टीम ने ढहा दिया। इस काम में खुदाई करने वाली मशीन को लगाया गया, जिसने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को एक एक कर गिरा दिया। जिस अवैध साम्राज्य को खड़ा करने में भू माफिया को सालों का वक्त लगा, उसे खुदाई करने वाली मशीन ने कुछ मिनटों में ही जमींदोज कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे, ताकि कोई हंगामा होने पर उसे वक्त रहते शांत करवाया जा सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां अनाज की टंकी में दम घुटने से 5 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि ये बच्चे घर में खेलते वक्त अनाज की टंकी में बंद हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो राजस्थान के बीकानेर से ये खबर मिल रही है, अनाज की टंकी में दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है।
5 बच्चों की मौत हुई है। जानकारी ये कि बच्चे खेलते खेलते टंकी में बंद हो गए थे और उसके बाद दम घुटने से इन 5 बच्चों की मौत हो गई। इजराइल के यरूशलेम में चुनाव से ठीक पहले वहां के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इजराइल में कल नई सरकार के लिए वोटिंग होगी। पनडुब्बी घोटाला और कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम रहने के आरोपों से घिरे नेतन्याहू के खिलाफ वहां पिछले कई महीनों से प्रदर्शन जारी है। जो चुनाव के इस मौसम में और जोर पकड़ने लगा। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए बेंयामिन नेतन्याहू के घर के बाहर जमा हो गए और चुनाव से पहले उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। इस दौरान सभी के हाथों में नेतन्याहू के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी नजर आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके विरोध में खूब नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ में बड़ी तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, जो काफी देर तक सड़क पर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। बेंयामिन नेतन्याहू, אנחנו פה מהקיץ। इस दौरान कुछ लोग वहां पटाखे फोड़कर नाचते गाते भी दिखाई दिए। तेलंगाना के पेदपल्ली जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर से टकरा गई। यह हादसा इतना भीषण था कि बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद दूसरे तरफ से उतर गई, जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सीरिया में तुर्की की सीमा के पास एक तेल डिपो को निशाना बनाकर मिसाइलों से हमले किए गए। बताया गया कि वहां ये मिसाइलें रूस की तरफ से दागी गई, जिसने वहां तबाही मचा दी। हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। जिस डिपो को निशाना बनाकर ये हमले किए गए, वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। काले धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया, जिसे देखकर वहां के लोग पहले से और ज्यादा दहशत में आ गए। धमाके के बाद लगी आग में पूरा डिपो जलकर बर्बाद हो गया। डिपो पर खड़े करीब 100 से ज्यादा तेल टैंकर इस हमले की चपेट में आ गए, जिसने वहां तबाही मचा दी। हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देने लगा। जिस डिपो को निशाना बनाकर ये हमले किए गए, वहां से आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। काले धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया, जिसे देख वहां के लोग पहले से और ज्यादा दहशत में आ गए। धमाके के बाद लगी आग में पूरा डिपो जलकर बर्बाद हो गया। डिपो पर खड़े करीब 100 से ज्यादा तेल टैंकर इस हमले की चपेट में आ गए और वो चंद मिनटों में आग के गोले में तब्दील हो गए, जिन्हें तुरंत बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आरोप है कि वहां ये हमला रूस ने करवाया है। हालांकि रूस की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में किराए के मकान में रह रही एक महिला पर बच्चे की हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस महिला ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर बच्चे की हत्या कर दी और शव को बोरे में रखकर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि शादी के कई सालों बाद भी जब इस महिला को कोई बच्चा नहीं हुआ, इस बात से परेशान ये महिला एक तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक के कहने पर ही महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले 2.5 साल के बच्चे को पहले अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस उस तांत्रिक की तलाश कर रही है। इसमें जो अभी तक की तफ्तीश में सामने आई है, इसका कारण ये है कि जो महिला है उसकी 2013 में शादी हुई थी और अभी तक बच्चा नहीं हो पाया था। कुछ साल पहले, 4 साल पहले करीब, किसी तांत्रिक से मिली थी। उन्होंने ऐसे ही उनको बता दिया कि अगर किसी बच्चे की बलि देंगे तो शायद उनको बच्चा हो जाए। ये बात उनके जहन में बसी हुई थी और उसके कारण अभी इन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया। ब्रिटेन में वहां की पुलिस को पहले से ज्यादा अधिकार देने वाले एक बिल के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बिल में पुलिस को वहां की सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन को रोकने के लिए पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिसे अगले कुछ दिनों में वहां की संसद में पेश किया जाएगा, जिसके खिलाफ वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां एक पुलिस थाने को घेर लिया और वहां आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, रोके जाने पर हंगामा कर रहे लोग वहां तैनात पुलिस वालों से भी भिड़ गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस थाने को अपना निशाना बनाया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। बात यही नहीं रुकी, उग्र भीड़ ने पुलिस थाने के अंदर पटाखों से हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन पटाखे उड़कर उल्टा उन्हीं की तरफ फटने लगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने की पुलिस की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। लाख कोशिशों के बाद भी भीड़ का हंगामा शांत नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो सड़कें जंग का मैदान बन गई हों। इस हिंसक प्रदर्शन में पुलिस के जवानों समेत कई लोग घायल हो गए।
राजस्थान के अलवर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया गया कि मोटरसाइकिलों से लदा ये ट्रक बिजली के तारों से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में इस आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी, जबकि आसमान में धुआं फैल गया। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो ट्रक में भीषण आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलवर से सामने आई किस तरीके से भीषण आग लगी ट्रक में। हालांकि काफी कोशिश की दमकल कर्मियों ने और उसके बाद इस आग को बुझा लिया गया, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया था। यूपी के हरदोई में 2 शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बताया गया कि 3 टीचरों पर फर्जी दस्तावेज के जमा करने का आरोप लगा था, जिसमें एक टीचर का हाल ही में बुलंदशहर तबादला हो गया था, जबकि 2 टीचर हरदोई के स्कूल में पढ़ा रहे थे। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को बर्खास्त कर दिया और साथ ही बुलंदशहर शिक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी भेजी गई, ताकि वहां भी फर्जी टीचर के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इतना ही नहीं, प्रशासन ने आरोपी टीचरों से वेतन वसूली की भी बात कही है। आगरा विश्वविद्यालय से फेक मार्कशीट के आधार पर नौकरी पाए हुए शिक्षकों को बर्खास्तगी का प्रकरण था। इसमें उन शिक्षकों को माननीय कोर्ट से स्टे मिला हुआ था, जिनको पूर्व में बर्खास्त किया गया था। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में इन्हें पुनः बर्खास्तगी की कर दी गई है। सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया लीजेंड्स ने पहला रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका को फाइनल मुकाबले में 14 रन से हरा दिया। इंडिया लीजेंड्स ने श्रीलंका के सामने 182 रनों की चुनौती रखी थी, लेकिन श्रीलंका लीजेंड्स 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बना सके। इंडिया की जीत के हीरो यूसुफ पठान रहे, जिन्होंने अर्धशतक लगाया और 2 विकेट भी लिए। यूसुफ पठान को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, जबकि तिलक रत्न दिलशान मैन ऑफ द सीरीज बने। Batting that India had probably just took it away from you guys at the end of their innings. Yeah, definitely. First of all, तेंदुलकर के चेहरे पर राहत की सांस। सीटियां और अनार छोड़े जा रहे हैं आसमान में, लेकिन श्रीलंका